आज का हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब अगर मान लें कि हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पर दो चार्जेस हैं। फॉर एग्जाम्पल एक चार्ज हमारा यहाँ पर है, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है और ये अपने चारों तरफ एक एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहा है। एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहा है यानी इस एरिया में अगर कोई दूसरा चार्ज आएगा तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर हम एक चार्ज को लेकर के आते हैं जो कि हमारा Q0 चार्ज है। Q0 चार्ज का मतलब होता है टेस्ट चार्ज, जिससे हम ये पता करते हैं कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है कि नहीं। अगर इस चार्ज को हम अंदर लेकर के आएंगे तो अगर यहाँ पर कोई फील्ड होगी तो ये इसको या तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी या तो रेपेल करेगी। अब क्योंकि टेस्ट चार्ज हमेशा हमारा पॉजिटिव होता है और यहाँ पर हम फील्ड जो बना रहे हैं वो भी पॉजिटिव चार्ज की वजह से बना रहे हैं, तो ये इसको बाहर की तरफ रेपेल करेगी। अगर ये इसको बाहर की तरफ रेपेल करेगी हमारे चार्ज को, तो इसके ऊपर एक्सपीरियंस होगा फोर्स, और यही फोर्स जो चार्ज हमारा एक्सपीरियंस करता है बिकॉज ऑफ अनदर चार्ज, जब वो उसकी फील्ड के अंदर जाता है तो इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है force experienced by a charge, force experienced by a charge, force experienced by a charge, जब भी हम उसको किसी दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेकर के आते हैं। यानी इसको मैथमेटिकली हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज Q0, बिकॉज हमारा टेस्ट चार्ज Q0 था। अब अगर हम इसको फर्दर एक्सप्लेन करें तो E इक्वल्स टू, पिछले लेक्चर में हमने ये जाना था कि जो फोर्स होता है उसका फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे एक चार्ज हमारा Q प्लस है और दूसरा हमारा Q0 है, अपॉन R स्क्वायर, और नीचे हमारा Q0 है। यानी कि अगर हम यहाँ पर Q0 से Q0 को कैंसिल कर दें तो हमारे पास आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर। इसको कई बार लोग E इक्वल्स टू KQ बाई R स्क्वायर भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारा K है। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला निकल आया है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आने के बाद हमें एक चीज़ समझना है, दुनिया में कोई भी चार्ज हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ये हमेशा अपनी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। अब जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमेशा रेडियली आउटवर्ड होती है, यानी बाहर की तरफ वो फोर्स लगाता है अगर कोई टेस्ट चार्ज इसके अंदर आएगा तो। जबकि Q माइनस जो होता है यानी नेगेटिव चार्ज जो होता है, ये रेडियली इनवर्ड फील्ड बनाता है, यानी अंदर की तरफ फील्ड बनेगी, यानी इसकी फील्ड लाइंस अंदर आती हुई नज़र आएंगी। अब हर एक चार्ज अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड खुद बना सकता है, यानी एवरी चार्ज क्रिएट्स इट्स ओन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी। 5 कूलॉम्ब का चार्ज ज़्यादा फील्ड नहीं बना पाएगा, जबकि 10 कूलॉम्ब का चार्ज बड़ी फील्ड बनाएगा, ये सिर्फ छोटी सी फील्ड बनाएगा। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि है तो एक्चुअल में ये फोर्स ही ना, और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। यानी अगर हम SI यूनिट ऑफ
इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इसका फार्मूला होता है F/Q। फोर्स की SI यूनिट होती है न्यूटन और चार्ज की होती है कूलॉम, तो इसकी हो जाएगी न्यूटन पर कूलॉम। दैट इज़ व्हाट वी आर सपोज टू लर्न। इसके बाद हमें एक और टॉपिक समझना है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल एक सिस्टम ऑफ दो चार्जेस होता है, यानी इसमें हम दो अपोजिट चार्जेस लेते हैं। एक हमने प्लस का क्यू ले लिया और दूसरा हमने माइनस का क्यू। क्या इसमें प्लस माइनस लेना ज़रूरी है? बिल्कुल। इलेक्ट्रिक डाइपोल हमेशा ऑपोजिट चार्जेस के बीच क्रिएट होता है। और मान लेते हैं कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है, इसके बीच का जो पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मान लेते हैं L है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी हमने मान ली L, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, M है। तो इसका मतलब ये जो इसकी पूरी डिस्टेंस होगी ये हो जाएगी 2L। अब ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है इसके बारे में हम कह सकते हैं कि इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ टू इक्वल बट ऑपोजिट चार्जेस। ऑपोजिट चार्जेस, दे आर सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। यानी ये जो 2L है ना, इसकी वैल्यू बहुत कम होती है, L की वैल्यू बहुत कम होती है, यानी दे आर सेपरेटेड बाय वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस, वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस। अब जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है हमारा, जो यहाँ पे फोर्स क्रिएट होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, P का मतलब है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसको हम P से डिनोट करते हैं। और इसका जो फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा आइदर चार्ज, यानी कोई भी चार्ज ले लो, Q या Q, कोई भी, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है तो हमने Q ले लिया, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम है 2L। यानी हमारे पास P निकल के आ गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल निकल के आ गया 2QL। इसका हम बहुत जगह यूज़ करेंगे, आपको इसको समझ लेना है अच्छे से। ये जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, यानी इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और इसकी अपनी डायरेक्शन भी होती है। अब अगर हम यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की बात करें, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की बात करें, तो इसकी जो यूनिट होती है वो होती है, चार्ज की यूनिट हो जाएगी कूलॉम और लेंथ की हो जाएगी मीटर, यानी कूलॉम मीटर, कूलॉम मीटर। अब हम देखते हैं कि इस चीज़ को हमें बहुत ध्यान से समझना है। हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, यानी ये जो डाइपोल के बारे में हमने पढ़ा, क्या ये भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। ऑन एक्सिस ऑफ डाइपोल at a distance r, at distance r from center। इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना है, कई बार इस पर हमारे क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड्स में, इसको डिराइव करने के लिए कहा जाता है। हम मान लेते हैं कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक चार्ज है -Q और एक चार्ज है +Q, और ये दोनों सेपरेटेड हैं डिस्टेंस, इनके बीच की डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं कि ये इसका सेंटर है, तो इसका मतलब ये लेंथ L हो जाएगी और ये लेंथ L हो जाएगी। यहाँ पर एक तीसरा चार्ज रखा हुआ है जो कि यहाँ पर रखा है, इन दोनों की फील्ड इस पर काम कर रही होगी इस दूसरे चार्ज के ऊपर, मान लेते हैं ये Q+ का चार्ज है। तो ये जो Q+ का चार्ज है दूसरा वाला, ये इसको अपोजिट में
एक रिपल्सिव फोर्स लगा रहा होगा। तो मान लेते हैं कि इसके ऊपर ये E2 फोर्स लगा रहा है, रिपल्सिव फोर्स, जबकि ये माइनस का Q चार्ज इसको खींच रहा है अपनी तरफ, ये लगा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड 1 एग्जाम्पल के तौर पे। अब आप देखें कि ये चार्ज इससे बहुत ज़्यादा करीब है, यानी E2 की जो वैल्यू होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी E1 से। यानी इसके ऊपर मान लेते हैं कि ये जो हमारा पॉइंट है Q प्लस का चार्ज है, ये R डिस्टेंस से सेपरेटेड है, R डिस्टेंस से सेपरेटेड है। यानी अगर हमको टोटल फील्ड निकालनी है, यानी हमको ई नेट निकालना है कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही होगी, तो इसका फार्मूला होगा E2 माइनस E1। ये कैसे आएगा? आप समझ रहे हैं E2 ज़्यादा है, E1 कम है, तो E2 में से अगर आप E1 को माइनस करेंगे तो आपको नेट फोर्स पता चल जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लें कि आपको यहाँ से कोई 10 न्यूटन के फोर्स से खींच रहा है और यहाँ पर आपको 8 न्यूटन के फोर्स से अपोजिट में कोई खींच रहा है, तो मैं आपसे पूछूं कि आपके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, तो आप यही तो कहोगे कि 10 माइनस 8 यानी 2 न्यूटन का लगेगा, क्योंकि इसका 8 इसके 8 को न्यूट्रलाइज़ किए दे रहा है और एक्स्ट्रा 2 इस डायरेक्शन में आगे की तरफ काम कर रहा होगा। यानी अल्टीमेटली आप बड़ी में से छोटी वैल्यू को माइनस कराते हो। तो अब E2 की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं KQ अपॉन E2। यानी अगर हम E2 की बात करें जो कि प्लस की वजह से फील्ड बन रही है, तो इसमें R में से अगर हम L को माइनस कर दें तो हमको ये डिस्टेंस मिल जाएगी R माइनस L। तो KQ अपॉन R माइनस L का स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है KQ अपॉन R स्क्वायर। फिर माइनस, अब हम लगाएंगे E1 के लिए, E1 के लिए अगेन KQ अपॉन R प्लस L, क्योंकि इस बार हमें डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की लेनी है, यानी हमको ये R तो चाहिए ही पड़ेगा प्लस ये L भी चाहिए पड़ेगा, यानी R प्लस L का होल स्क्वायर। अब हम लोग ज़रा इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमारी वैल्यू क्या आती है। यहाँ पर भी KQ है, यहाँ पर भी KQ है, हम इसको कॉमन आउट कर लेंगे। KQ हमारा बाहर आ गया, अंदर बचेगा 1 अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। अब इसके बाद हमें क्या करना है, KQ को हमने ऐसे ही लिख दिया, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा देना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देना है, इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देना है। ये दोनों का LCM इन्हीं दोनों का मल्टीपल आ जाएगा, क्योंकि ये कोई नंबर्स तो है नहीं कि हम इनका बैठ के LCM निकालें। तो R प्लस L का होल स्क्वायर आ जाएगा। जब ये वैल्यू इधर जाके 1 से मल्टीप्लाई होगी तो वैल्यू आ जाएगी R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस, और ये इधर पे जाके मल्टीप्लाई होगी तो R माइनस L का होल स्क्वायर। अब हम इनको सॉल्व करना शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारी वैल्यू क्या आ रही है। KQ A प्लस बी का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB माइनस, जब भी माइनस लगाओ और आपको आइडेंटिटी सॉल्व करनी हो तो एक ब्रैकेट आप खुद से लगा लें। अब लिखें A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, यानी कि यहाँ पर माइनस है तो A माइनस बी का होल स्क्वायर होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, और फिर हमने इसको यहाँ पर क्लोज कर दिया और नीचे हमारा लिखा हुआ है R माइनस L का होल स्क्वायर और यहाँ पर R प्लस L का होल स्क्वायर। अब जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा KQ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस R स्क्वायर, अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि बाहर माइनस है, माइनस L स्क्वायर प्लस 2RL, AB की जगह RL हो जाएगा क्योंकि A और B यहाँ पर RL है, अपॉन A माइनस बी A प्लस बी, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ये भी आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ब्रैकेट में ए प्लस बी और ब्रैकेट में ए माइनस बी। अब फर्दर अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा, के क्यू माइनस का आर स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर कैंसल्ड, एल स्क्वायर कैंसल्ड क्योंकि ये माइनस का है और ये प्लस का है, 2RL और 2RL हो जाएगा 4RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। अब हम यहाँ पे के की जगह पे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू 4RL अपॉन, अब हम मान लेते हैं कि जो हमारा R है ये L के मुकाबले काफ़ी बड़ा है, यानी R L से बहुत बड़ा है, यानी L लगभग हम मान लेते हैं कि 0 के बराबर है। तो आर स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, यानी ये वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू 4RL अपॉन आर स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि ये 0 का स्क्वायर तो 0 ही हो जाएगा। नाउ हमको जो वैल्यू मिलने वाली है वो ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्या हम इस q को और इस 4 को 2 × 2 नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, बिकॉज 2 2 4 होता है और ये हो जाएगा r⁴। अब देखिए कैंसलेशन होगा यहाँ पर, ये 2QL यानी ये और ये वैल्यू 2QL ये बन जाएगी P। आपको पता है कि जो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है वो होता है 2QL, ये मैंने ऊपर आपको समझाया है, आप जा करके देख सकते हैं। यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये बन जाएगा हमारा 2QL, 2QL हमारा बन जाएगा P और ये बच जाएगा 2 × R और नीचे आ जाएगा r⁴। r⁴ में से r⁴ ऊपर r है और यहाँ पे r⁴ है, तो ये बचेगा r⁴। अब यहाँ पर जो हमको आंसर निकल के आएगा, अगर हम इसको k लिख दें तो k × 2p अपॉन r³, या फिर हम इसको कह सकते हैं 2p.k अपॉन r³, और यही हमारा आंसर है। यानी कि जो हमारे पास ई एक्सिस पर आएगा वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r³। इसको आप याद कर लें और इसके डेरिवेशन को भी अच्छे से समझ लें। दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ फिज़िक्स। अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पे निकाली थी, इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड हम इक्वेटोरियल प्लेन पे निकालेंगे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल, या फिर और ऑन इक्वेटोरियल प्लेन। तो हम ले लेते हैं हमारे दो चार्जेस। पहला चार्ज हो जाएगा हमारा -q और दूसरा चार्ज हो जाएगा +q। अब एक चार्ज हम यहाँ पर रख देते हैं, इनके बीच की हम डिस्टेंस ले लेते हैं। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो बाय कन्वेंशन हमने बताया था आपको कि L और L लेते हैं, ठीक है।
अब मान लेते हैं कि हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वो इस पॉइंट पे निकालनी है, सेंटर पे। यही बोले ना, इक्वेटोरियल प्लेन इसी को कहते हैं। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी परपेंडिकुलर हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं ताकि वो इस लाइन को आधा आधे में काट दे। इसको हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारे पास एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। अब ये नेगेटिव चार्ज इस टेस्ट चार्ज के ऊपर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा। मान लिया कि ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है, यानी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, नाम है E1। और ये वाला जो होगा ये प्लस है और टेस्ट चार्ज भी प्लस है, तो ये इसके ऊपर रिपल्सिव फील्ड बना रहा होगा, यानी आउटवर्ड फील्ड बना रहा होगा। मान लेते हैं वो है E2। और हम मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच की जो फील्ड बनेगी वो इधर से जाएगी, यानी जो नेट फील्ड बन रही होगी ई नेट, वो इधर से जाएगी। ये एंगल ले लिया थीटा, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। अब ये भी एंगल थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये लेंथ बराबर है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइडें बराबर होती हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो अगर ये एंगल थीटा है तो फिर इसका ये वाला एंगल भी थीटा ही हो जाएगा। यानी E1 इस ई नेट का कॉस कंपोनेंट होगा, और ये E2 भी जो होगा ये भी इसका कॉस कंपोनेंट होगा, क्योंकि सेम ही एंगल पे बन रहा है, E2 कॉस थीटा। मान लेते हैं कि ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक की R है। तो अगर हम ये वाली लेंथ को निकालें, इस वाली लेंथ को निकालें, तो ये क्या होगी? तो अगर हम इसको राइट एंगल ट्राइंगल मान लें तो ये हमारा R होगा और ये L होगा। मान लेते हैं कि ये H है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम H का स्क्वायर विल बी इक्वल टू R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, यानी H इक्वल्स टू स्क्वायर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। यानी ये लेंथ हो जाएगी हमारी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की इक्वल। अब हम इसमें लगाते हैं अपना एल्गोरिदम। उससे पहले हम एक चीज़ और देखते हैं कि अगर हम यहाँ से कॉस थीटा निकालें तो उसका फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस यहाँ पर इसी ट्राइंगल में बेस हमारा L है और हाइपोटेन्यूज हमारा अभी अभी हम लोगों ने निकाला है स्क्वायर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अगर हम इसकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालें तो हमें इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स को ऐड करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। यानी अगर हम ई नेट निकालें, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालें, तो आ जाएगा E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। अब हम रखते हैं इनकी वैल्यूज़। E हमारा हो जाएगा KQ अपॉन R स्क्वायर, यानी इनके बीच की डिस्टेंस, R स्क्वायर को हम सीधा लिख देते हैं, इनके बीच की डिस्टेंस स्क्वायर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। फॉर्मूला E का होता था KQ बाई R स्क्वायर, तो नीचे इसका स्क्वायर आएगा। फिर कॉस कंपोनेंट प्लस E2 की जगह पर हम लिख देंगे KQ अपॉन, ये भी सेम ही हो जाएगा, इस तरफ का भी स्क्वायर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होगा, तो ये भी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा और फिर कॉस थीटा आ जाएगा। अब बहुत ध्यान से समझना है, हम यहाँ पर वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। आप देखें कि वैल्यूज़ दोनों सेम हैं और दो सेम चीज़ों को अगर हम ऐड करते हैं तो उन्हीं का डबल हो जाता है। यानी हमारी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 2KQ अपॉन स्क्वायर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर और कॉस थीटा।
अब इस स्टेप में बहुत सारे लोग गड़बड़ करते हैं, इसको बहुत ध्यान से देखना है। 2KQ स्क्वायर से रूट कैंसिल, नीचे आ जाएगा R² प्लस L² और कॉस थीटा की जगह पर हम लोग लिख देंगे L अपॉन स्क्वायर रूट R² प्लस L²। L अपॉन स्क्वायर रूट L² प्लस R²। देखिए एक चीज़ जो हम लोग क्लास 9-10 में पढ़ते हैं वो ये है कि अगर कहीं पर किसी भी चीज़ का स्क्वायर रूट लिखा है तो उसको हम पावर की फॉर्म में 1/2 लिख सकते हैं। दिस इज़ द वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिसेस। अब हम यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने लिखा 2KQ L और नीचे आ जाएगा R² प्लस L² मल्टीप्लाई बाय R² प्लस L² की पावर 1/2। L² प्लस R² लिखो चाहे R² प्लस L² लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये कोई पावर नहीं है तो पावर 1 हो जाएगी। अब बेस सेम है दोनों के तो पावर्स ऐड हो जाएंगी मल्टीप्लिकेशन में। आपने पढ़ा होगा a की पावर 2 है और a की पावर 5 है, तो अगर बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, यानी 5 + 2 7 हो जाती है। इसी तरीके से यहाँ पर भी होगा 2KQL अपॉन R² प्लस L² 1 + 1/2। 1 + 1/2 क्या हो जाएगा? 1 2 ज़ा 2, 2 + 1 3, 3/2। टू KQL अपॉन R² प्लस L² पावर 3/2। अब इसको हम लोग थोड़ा और आगे सॉल्व करते हैं। 2QL हमारा हो जाता था, आपको याद होगा 2QL हो जाता था P के बराबर, यानी डाइपोल मोमेंट के बराबर। यानी इस 2QL को हम लोग लिख देंगे P और नीचे आ जाएगा R² प्लस L² की पावर 3/2। आप समझें, यहाँ पर जो L की वैल्यू है वो बहुत 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 छोटी है R के कंपैरिजन में, यानी लगभग L की वैल्यू यहाँ पर 0 के बराबर है, तो हम उसको इग्नोर भी कर सकते हैं। यानी KP अपॉन R² प्लस 0 का स्क्वायर, यानी L की जगह हमने 0 लिख दिया, अपॉन 3 पावर में 3/2, और ये यहाँ पर आ जाएगा KP अपॉन R² की पावर 3/2, या फिर KP अपॉन R की पावर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, R³ KP/R³, या फिर कई लोग इसको ये भी कहते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R³। दोनों ही चीज़ें ठीक हैं। यहाँ तक आपको इसको याद कर लेना है, KP अपॉन R³। ये आ गई हमारी वैल्यू, ये आ गई है E नेट ऑन इक्वेटोरियल प्लेन। अब आपने एक चीज़ देखी होगी कि जो हमारा E नेट आया है, यहाँ पे एक चीज़ समझनी है। ये तो ख़त्म हो गया डेरिवेशन, मगर एक पॉइंट है जो आपको याद रखना है। पॉइंट ये है कि जो हमारा E एट इक्वेटोरियल प्लेन आया है वो KP अपॉन R³ आया है, और इसी का जो हमारा E ऑन एक्सिस आया था वो आया था K2P अपॉन R³। यानी अगर ठीक से देखा जाए तो KP अपॉन R³ यहाँ पर इस 2 को अगर हम आगे लिख दें तो KP अपॉन R³ ये जो है ये हमारा E इक्वेटोरियल नहीं है, तो
क्या बेसिकली हम ये नहीं कह सकते कि ई एक्सिस इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ ई इक्वेटोरियल? ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन ड्रॉ हुआ है, यानी ई एट इक्वेटोरियल प्लेन। इसको याद रखिएगा।